एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे से खास बातचीत की है, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और 2024 की चुनौतियों समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी से बात की है इंडिया टुडे के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करते, बल्कि अच्छा हो इसलिए करते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि देश अब मिलीजुली सरकार नहीं चाहता, इसीलिए 2024 में लोगों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी, देश अब इसी नाम पर भरोसा करता है, दुनिया भी अब इस नाम का लोहा मानती है। पिछले 10 सालों में देश की ताकत, रुतबे और सम्मान में जो बढ़ोतरी हुई, उसके पीछे बस एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। भविष्य के लिए क्या है नरेंद्र मोदी का विजन, क्या है चुनौतियां और क्या है रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा के साथ खास बातचीत की। 2024 के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज इस बात पर सब एकमत है कि भारत मिलीजुली सरकार नहीं चाहता। लोगों ने प्रशासन का अभाव, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और अस्थिरता देखी है, इसलिए 2024 में लोगों की पसंद बीजेपी है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में पीएम मोदी ने विपक्ष की परिवारवादी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को बीजेपी में लोकतंत्र से परेशानी होती है। हमारी पार्टी स्पष्ट विजन के साथ एक कैडर आधारित पार्टी है। हम सब ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। अब जमीनी स्तर पर अपने अनुभवों का इस्तेमाल वो सुधारों की रणनीति तैयार करने के लिए करते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहा, जमीनी स्तर से जुड़ा रहने से मुझे पता चला कि सुधारों से जिंदगी कैसे बदलेगी। मैं जानकारों की बात सुनता हूँ, उनकी सलाह और जमीनी अनुभव से रणनीति तैयार करता हूँ। हाल में 3 राज्यों के चुनाव में लोगों ने मोदी की गारंटी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और बीजेपी को सत्ता थमा दी। क्या है मोदी की गारंटी, इस बारे में पीएम मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी चुनाव में जीत का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये गरीबों का भरोसा है। आज हर गरीब जानता है कि मोदी कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगा। गरीबों का यही भरोसा मुझे। भारत के वैश्विक ताकत बनने के सवाल और G20 की कामयाब मेजबानी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कभी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवाज की तलाश करने वाले देश हुआ करते थे, अब हम वैश्विक आवाज तय करते हैं। आज दुनिया इस बात पर एकमत है कि ये भारत का समय है। चीन और पाकिस्तान के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, पड़ोसियों से मोदी के निपटने का तरीका है, जब जरूरत हो सहयोग कीजिए और जब जरूरत हो सख्त हो जाइए। चुनौतियों और नई पहल दोनों स्तर पर पहले के मुकाबले बदलाव देखा जा सकता है। 2047 में विकसित भारत के विजन के बारे में पीएम मोदी कहते हैं, मैं लोगों में उम्मीद देखता हूं कि भारत 2047 में विकसित देश बनेगा। लोगों की यही ऊर्जा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम ज्ञान पर ध्यान देंगे। ज्ञान में G का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता और N का मतलब नारी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे क्षेत्रों और विषयों के बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया, जिनकी चर्चा कभी नहीं होती, लेकिन वो बेहद जरूरी थी। आखिर क्यों और कैसे, इस बारे में पीएम मोदी कहते हैं, मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, करनी है तो पत्थर पर लकीर करो। कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करें। पीएम मोदी 2024 में बीजेपी के लिए भरोसा है। पीएम मोदी 2024 के लिए पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। आपको दिखाते हैं वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मक्खन पर तो सब लकीर बनाते हैं, पत्थर पर लकीर बनाओ। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन काम की शुरुआत तो करो। माखन पर ये वाली बात उनकी। दूसरी तरफ वो मिली जुली सरकार पर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। क्या ये है आपकी स्ट्रैटेजी सुधांशु जी 2024 के लिए? पीएम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पर एक तरह से हमला है। वो कह रहे हैं मिली जुली सरकार अब जनता को नहीं चाहिए, लेकिन जब इनकम्बेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है, तब फिर तो वो देखते नहीं कि सामने कौन है, वो वोट करने उधर भी जा सकते हैं। तो फिर मिली जुली है या अलग अलग है, ये सब कोई नहीं देखता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकम्बेंट के खिलाफ गुस्सा होता है। जब मोदी जी ने प्रशासनिक राजनीति में पदार्पण किया था, यानी 2001 में, तब यही एक एस्टैब्लिश फैक्टर था भारत की राजनीति में, एंटी इनकम्बेंसी।
यानी जो सत्ता में है उसके विरुद्ध नाराजगी होगी और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा। पर मोदी जी ने अपनी क्षमता और गुड गवर्नेंस के द्वारा और ईमानदारी निष्ठा से जो काम किया, लगातार 3 बार गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी के कॉन्सेप्ट को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, और 2 बार केंद्र में। आप देखिए उसके बाद देश का भी ट्रेंड बदला। मध्य प्रदेश में हम लगातार कई बार जीते हैं, कई राज्यों में हम दोबारा जीते, उत्तर प्रदेश से राज्य दोबारा जीत गए, अर्थात अब जनता में भी एक बदलाव आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात कहूं थोड़ा विश्लेषण वाली दृष्टि से, 1990 के दशक में आजादी मिले 40-42 साल हो गए थे, तब तक लोगों के मन में भावना आई थी कि मेरा स्थान क्या, तो बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर इसने उसको स्थान नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया, और वो सारी बातें करके कहा तो सामाजिक न्याय और बढ़ाई अपने परिवार की आय। अब एक पीढ़ी और गुजरी, 2010 का दशक आया, आप सबको समझ में आ गया, पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बढ़ गया, साक्षरता बढ़ गई, सबको समझ में आ गया कि कौन हमें चूरन दे रहा है और कौन वास्तविकता में कार्य कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि अब अस्थिर सरकारों का दौर समाप्त। उसका एक और कारण भी समझिए, 1989 से 2014 25 साल भारत में गठबंधन सरकारें रही। एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो वो गठबंधन सरकारें से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती रही, और यही 25 साल था जब चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। इसलिए अब देश की युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग सब यह समझने लगा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, जहां सरकार की मजबूरी का लाभ उठाकर और न्याय की बात करके अपने अपने परिवारों की आय बढ़ाई। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर आपका रिएक्शन, और मिली जुली सरकार, मजबूर सरकार, ये परेशानी पीएम दिखा रहे हैं जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पहले भी इनका प्लान रहा है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर आपको घेरते हुए, क्या है आपका जवाब? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्वयं एनडीए की सरकार चला रहे हो, मिलीजुली सरकार चला रहे हो, 2014 में भी मिलीजुली सरकार बनाई हो, और आज भी 38 दलों के साथ मिलकर कहते हो कि हम एनडीए हैं, और वो कहते हैं कि साहब मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, तो कहिए ना हम अकेले लड़ेंगे। मोदी साहब, आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं? आप तो स्वयं मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, क्या आप नहीं चला रहे हैं? क्या आपके तमाम जो मिलीजुली सरकार के साथी थे, अकाली दल से, शिवसेना से, तमाम लोग आपको धता देकर, आपको बुरा बोल करके आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपको छोड़कर नहीं चले गए? अब बात आती है एंटी इनकम्बेंसी की। क्या कर्नाटक में, हिमाचल में अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या तमाम राज्यों में जहां पर आपकी सरकार नहीं आई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? आपने 2019 में जरूर चुनाव रिपीट की सरकार, 2014 से लेकर, क्योंकि आपने इतिहास की बात की, 2014 से लेकर 2019 तक केवल एक गुजरात की सरकार रिपीट हुई थी, उसके अलावा कोई सरकार आपकी रिपीट हुई है तो मुझे बता दीजिए। केवल गुजरात में, वो भी बॉर्डर पर रिपीट होने की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? एंटी इनकम्बेंसी आज भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार झूठ बोलने लगे, सरकार झूठे आंकड़े देने लगे, सरकार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दों से भटकाया जाता है। परिवारवादी आय की बात करते हैं आप, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पिसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनको आपने पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके, क्या महाराष्ट्र की कुंजी नहीं दी आपने? आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज। इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे, हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है, जरूर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी आप 150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं करने देते हैं। अडानी और अंबानी को आप मदद पहुंचाते हैं, 25-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ हो जाता है, और देश के ऊपर 5 गुना कर्जा आप बढ़वा देते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आपसे ज्यादा कमजोर और जिस तरह की सरकार, मजबूर सरकार आप चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं चली। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है, तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है, इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं, जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। फिर मैं रिपीट करे दे रहा हूं, किसने समाप्त की थी जातिगत जनगणना? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, आजादी से पहले होती थी, और साफ साफ यह कहा था कि इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे चूंकि यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है।
अब कहिए ना कि अब बदल गए या अब अंग्रेजों की उसी नीति पे आ गए। भूल गए जात पे ना बात पे, पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अब पार्टी ले आए फुटपाथ पे। लेकिन जो आरोप अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, शशि थरूर कह रहे हैं कि 2024 जीते गुजरात मॉडल पर, 2019 जीते पुलवामा पर, और 2024 में आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनकर जीतना चाहते हैं। देखिए, मैं ये धर्म नहीं है। एक मैं यथार्थ भी बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़ है। डबल हुआ कि नहीं? आय डबल हुई कि नहीं? बताइए। 2014 में 11.1 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड खाते, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते। दर्शकों को समझने के लिए कह देता हूं, कर्मचारी जब बनता है तो अपना पैसा जमा करता है और फिर उसका जो नियोक्ता यानी इंप्लॉयर जमा करता है। अब वो 27 करोड़ है। ये 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए हैं क्या? मतलब कोई पैसा भी डिपॉजिट करने लगा और कोई इंप्लॉयर भी आ गया है डिपॉजिट करने लगा। अब जहां तक हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं तो हम लोगों को, अंजना जी याद है, हमारे बचपन में कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करार कर रहा है साहब। इसीलिए आप सोचिए कि कौन मजबूर था, कौन डरा हुआ था और किसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य को भी चेंज कर दिया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, जो आप झूठ, और फिर एक और बात कह दूं, मिली जुली सरकार पे, इनकी तो ऐसी मिली जुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। अब संजय राउत जी कह रहे हैं 23 सीटें लड़ूंगा, भाई आधी सीटें देने वाले क्या? अब बताइए, वो कहते हैं हम दिल्ली में एक को सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए वो अखिलेश जी और उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो भैया आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं कि न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलती है। नए भारत के शिल्पकार इंडिया टुडे के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम आपको बता दें जो बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, अच्छा हो इसके लिए करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये उनके बड़े कोट्स इस इंटरव्यू से हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप इंडिया टुडे मैगजीन में पढ़ सकते हैं। मोदी सब कुछ न्योछावर कर देगा, गरीबों के भरोसे को टूटने नहीं देगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मेरी सफलताएं और मेरे प्रयास सार्वजनिक दायरे में सबके सामने हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मैं चाहतों की सूची में नहीं, अपनी कार्य सूची में भरोसा रखता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बड़े कोट्स इस इंटरव्यू के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब मैं शुरू करता हूं तो मुझे समापन बिंदु पता होता है कि ये काम कहां पर जाकर रुकेगा या समाप्त होगा। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ना मिलते हैं ना जुलते हैं, खाली आप इधर उधर की बात करते हैं। और अब तो मतभेद सामने आ रहे हैं ना आलोक जी। 23 सीट कह रहे हैं वो दीजिए, शिवसेना को आप देंगे 23 सीट। नंबर 2 की पार्टी थे आप, 7 के 7 सीटों पर दिल्ली में, अगर मैं सही हूं तो, ठीक ना? लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है वो आपको नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा की सीटों के बंटवारे के ऊपर बातचीत चल रही है और ये मीडिया का मंच नहीं है कि मैं बताऊं कि किस पार्टी के साथ कौन सी चीजों पर कौन सा हमारा समझौता होगा और कौन किस सीटों पर कितनी संख्या पर लड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 और 2023 हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी साहब आप कहते हैं आपको तो अंतिम बिंदु पता होता है, क्या आपको ये पता था कि 3 काले कानून आएंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा? क्या आपको ये पता था कि एनसीआरबी के आंकड़े 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के मैं बंद कर दूंगा? क्या आपको पता था कि 2013 से 2023 तक महिलाओं पर अत्याचार 38.3% बढ़े हैं? क्या आपको पता था कि निर्भया फंड का 60% जो है वो रिलीज ही नहीं हुआ है? क्या आपको पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 78.9% जो फंड है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा? क्या आपको पता था कि किसानों की आय 2022 में डबल ना होकर 32 रुपए से 27 पर आ जाएगी? क्या आपको पता था कि जल जीवन मिशन में जो आंकड़े 2 जुलाई 2023 को दिए गए वो आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क होगा कि 1,68,000 गांव की जगह वो केवल 58,000 गांव में सर्टिफिकेट इश्यू होंगे? क्या आपको पता है कि आयुष्मान भारत में मात्र और मात्र एक फोन नंबर पर हजारों
एक एक बेनिफिशियरी, एक एक फोन नंबर पर हजारों बेनिफिशियरी हैं और मात्र 1.86 लाख फोन नंबर पर 1.25 करोड़ बेनिफिशियरी हैं। इतना बड़ा घोटाला होगा, क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि पीएम आवास में आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ घर दिए और आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 75.51 लाख मकान बने? क्या आपको पता था कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर आप चले गए? क्या आपको पता था कि नोटबंदी के इतने बड़े दुष्परिणाम आएंगे कि जो कैश फ्लो है वो डबल हो जाएगा? क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूं? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता थी? क्या आप एक बार भी मणिपुर के ऊपर 2 शब्द नहीं बोल सकते शांति के लिए? क्या आपको पता था कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं? आप एक भी जांच आज तक क्यों नहीं करा पाए? आप तो कहते थे कि जिसकी साख गिरती है सरकार की, उसके यहां पर इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरती है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, 2024 के अपने भाषण उठाकर देखिए, आपको स्वयं लज्जा आएगी आपने कौन कौन से भाषण दिए थे और आज क्या हालत है। क्या आपको ये पता था कि जीएसटी आप किसानों के इक्विपमेंट्स के ऊपर, फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे और उनको आप 2000 रुपए देकर केवल वोट मांगेंगे? क्या आपको ये पता था कि राम मंदिर बनेगा और उसके ऊपर मैं केवल वोट मांगूंगा? आपको 10 साल हो गए हैं। 10 साल में आप बताइए आर्थिक नीति आपकी कहां पहुंची? आप कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई। हर 10 साल में जीडीपी लगभग डबल हो जाती है, ये नेचुरल है। अगर आप 1947 से आज तक उठाकर देख लेंगे तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है। लेकिन तमाम आंकड़े आप झूठे देते हैं देश को और तमाम झूठे आंकड़ों पर वोट मांगते हैं और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे वो? आए बाएं साएं कुछ भी पता था बोलने के बाद मैं सिर्फ अब तथ्यात्मक आधार पर बोलता हूं। इन्होंने कहा किसान की आय 27 रुपए हो गई, मतलब प्रतिदिन आपने कहा ना? हाँ, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। भाई साहब 6000 रुपए तो मिल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या वो आए हैं? हाँ सुनिए, डायरेक्ट 6000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 500 रुपया महीना। जरा 30 से डिवाइड करिए, क्या वो आए? 22-23 रुपए तो यही हो गए पर डे। क्या वो आए हैं? क्या तो गजब की बात कर देंगे, पता नहीं कहां कहां आंकड़ा करने लगते हैं। आप डिस्टर्ब मैंने नहीं किया, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। मैंने इसीलिए कहा जिंतों के खाते में सीधे पहुंच रहे हैं और ये डिजिटल डाटा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर आकर कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई 22-23 रुपए तो सीधे पहुंच रहे हैं। अब बताइए जो नीम कोटेड यूरिया है 3000 रुपए उसका इंटरनेशनल में एक बोरी का दाम है, 300 रुपए मिला। मतलब इनका कहना है कि किसान को बाकी से तो 2 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। ऐसे बचकाने तर्क। अभी मैंने ईपीएफओ का डाटा बोला, अगर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और बात बताता हूं, इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी, तो बता दो भाई कितनी है महंगाई, कितनी है बेरोजगारी। मैं बताना चाहता हूं 2014 से आज तक कोविड का भी दौर देखकर इस भयंकर दुनिया में जब मंदी छाई हुई है, युद्ध का दौर है, हमारी औसत महंगाई की दर आपके ही इस इंटरव्यू में बताया 5% है। इनके जमाने में सब कुछ बढ़िया था। और मैं दर्शकों से कहता हूं 2004 का चिदम्बरम का पहला वो जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान देखिए, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए साउंड पोजीशन। और 2014 का अरुण जेटली जी का देख लीजिए क्या स्थिति थी। उसके बाद 8.2% महंगाई दर 10 साल की औसत, हमारी 5%। इसीलिए मैं कहता हूं आए बाएं साएं कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। अब कांग्रेस के लोग जो भी उनको देते होंगे, हंगर इंडेक्स, क्या बात करते हैं हम, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान के बराबर है, जहां पे लोगों ने टीवी में देखा गोलियां चल रही, दंगे चल रहे, लोग मार काट कर रहे हैं अनाज के लिए, भूखों मरने की जिन देशों में नौबत है, हम उनसे नीचे। पहली तो वो कितनी निचली मानसिकता के वो लोग हैं जो ऐसी हंगर इंडेक्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो आके यहां पे कहते हैं एक तरफ क्या कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना मिल रहा और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में नीचे। गजब है साहब, अद्भुत है साहब, जिस ढंग का ये लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब किसानों की बात कहता हूं, ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई, कहां हुई? दिल्ली में। अधिकांश किसान कहां थे? पंजाब के। दर्शकों को पता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट, दोनों में से हमारे, और वो राज्य सरकार इश्यू करती है कि इनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दिखाए, पंजाब में तब आपकी थी, अब तो आपके गठबंधन की है।
आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। इसीलिए मैंने कहा है अब जब कुछ नहीं रह गया है तो झूठ के पुलिंदे बनाकर, जो गोबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, और वैसे ही अब झूठ 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 विदाउट सोर्सेस कोट करना और उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। 7.8% की ग्रोथ रेट है, ये तो IMF कहता है ना, वहीं जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए हैं, ये भी झूठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह समस्या है, सच की बुनियाद पे बात करिए, अब झूठ पे जनता बहकने वाली नहीं। इसीलिए मैं करोड़ों दरखों से कहता हूं, ना मेरी बात पे विश्वास करिए ना इनकी बात पे। जो मैंने डाटा कहे, जो मैंने सोर्सेस कहे, जाके कोट कर लीजिए, और जो इन्होंने कहा है विदाउट सोर्स कहा है, जाके उसका कंपैरिजन कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आप झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी के हेट्रेड में, उनके खिलाफ नफरत की वजह से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि दरअसल आप नफरत फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी के तमाम भाषण किस तरह के रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते थे कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता है उसको शर्म आती है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म क्यों ले लिया। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी, 2014 से जब आप आए थे तो 10 लाख इंजीनियर नासा में बैठे हुए थे। 10 लाख के करीब इंजीनियर हिंदुस्तान से बाहर थे, जो हिंदुस्तान से पढ़कर गए। 10 लाख इंजीनियर नासा में थे। मैं केवल नासा में नहीं, तमाम जो भी संस्थान है उनके अंदर हिंदुस्तान से बाहर थे। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे। 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी। इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको लगता है कि इस देश में पहले कुछ नहीं था और केवल आपके आने के बाद सब कुछ हुआ है। मैंने जितने आंकड़े दिए हैं, एक एक आंकड़ा या तो सरकारी उससे है या प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका का आंकड़ा है। 2013 के बाद से आज तक के एनसीआरबी के आंकड़े में 38% अगर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो मेरे आंकड़े नहीं है ये। अगर 700 किसानों की डेथ हुई है, आप डिनाई करते हैं, तो किसान भाई सुने कि आपकी जो जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई और तमाम चीजें हुई यहां पर बॉर्डर पर, उसको भाजपा मानने को भी तैयार नहीं है। और यही कारण था कि जब इस बड़े लेवल पर हत्याएं हुई और तमाम चीजें हुई तो आप लोगों ने उस 3 काले कानूनों को वापस ले लिया, और जो 3 आप लोगों ने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ कि हम केसेस वापस लेंगे, बिजली के बिल माफ होंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। आज कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं हुई है। किसानों के साथ आपने ये छलावा किया और ऊपर से आप कहते हैं कि हमने 6,000 रुपए उनको सालाना दे दिए, लेकिन जीएसटी लगाकर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज के दाम बढ़ाकर कितना बोझ किसान के ऊपर डाला, ये नहीं पता है आपको। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। बताइए महंगाई दर कितनी है? मैं फिर कहूंगा, बोलिए, आप बताइए। आज देश की जनता सुने। अक्टूबर में 4.87% मैंने बता दिया। आप बोलिए। मैं फिर बताता हूं। बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है? आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर, आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450 और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए। क्या ये सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले। क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया शायद, मुझे लगता है। आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। आप मिली जुली सरकार, मजबूरी की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, लेकिन पिछली बार बिहार की सीटें हो, महाराष्ट्र की सीटें हो, आप शिवसेना के साथ जीते इतनी सीटें, बिहार में आप जेडीयू के साथ जीते इतनी सीटें, क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आप उनसे अलग हो गए हैं तो। शिवसेना हमारे साथ जीती है, हम शिवसेना के साथ जीते। हम शिवसेना से अलग हुए 2014 में। जितनी सीटें हमें शिवसेना नहीं दे रही थी, उससे ज्यादा हम अकेले दम पे जीत के आए। इसलिए बिहार में हम अलग हुए 2014 में। याद करिए, ये लोग 2 सीटें जीते, हम 30 से अधिक सीटें जीते। वास्तविकता यह है कि अब वो दिन भी लद गए जब कोई दूसरे के कंधे पर लद कर यह दिखाने का प्रयास करता था कि बिहार में पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1995 हमारा पहली बार गठबंधन हुआ। समता पार्टी की 7 सीटें थी अविभाजित बिहार, हमारी 42। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का। पहली बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली 1999 में, ज्यादा विधायक हमारे। तो इसलिए यह भी एक यथार्थ है, हमने उदार हृदय दिखाया और अपना अधिक बहुमत होने के बावजूद बिहार में उनको अधिक क्षमता दी। शिवसेना थी, हम कहीं बड़े दल थे।
177 सीटें शिवसेना लड़ती थी, 117 सीटें हम लड़ते थे। इसके बावजूद हम ये कहते थे जिसका ज्यादा संख्या आएगी वो बनेगा सीएम। तो मानी बात है, शिवसेना का बनेगा। अब भाई ये तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था। अब हमारी सीटें ज्यादा आ गई और आपसे बहुत ज्यादा आ गई, फिर भी सीएम आपका होना चाहिए, ये तो गठबंधन की शर्त नहीं थी। इसलिए मैं मान रहा हूं कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने कहा सीटें, मैं इनसे अपेक्षा नहीं करता है सामने बताएं, मगर कम से कम जो बातें बोल रहे हैं उसका स्रोत और यथार्थ बताएं। एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि चुनाव हुए हिमाचल में, इन्होंने कहा था ना कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आने के साथ एक हफ्ते में 3-3 रुपया फटाफट बढ़ाया था। 2 बार बढ़ा चुके, काय बढ़ा दिया था भाई? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों बढ़ाया था। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। विदाउट ओल्ड पेंशन स्कीम 80% रेवेन्यू सरकार का जा रहा था केवल सैलरी में और पेंशन में, और जैसे ही आपने ओपीएस किया वो 100% से ऊपर हो गया। अब आपको पता था कि टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं, मतलब जनता से एक जेब से निकालो और दूसरे में दो। राजस्थान में 450 में कर दिया सिलेंडर। हम तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का 450 में देंगे। उज्ज्वला योजना कहा, हमने सबका नहीं कहा, उज्ज्वला का। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमने कहा 50 करोड़ जो गरीब हैं उनको देंगे आयुष्मान भारत। हमने कहा जो 80 करोड़ आवश्यक है उनको देंगे अन्न। ये नहीं कि इनकी तरह कोई होमवर्क मत करो, कोई एक्सरसाइज मत करो, कह दो सबको दे देंगे, इनको दे देंगे। और जो उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े की बात कही, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं राज्यवार आंकड़ा दीजिए ना। देश भर का आंकड़ा कोई अपने आप तो आया नहीं होगा, तो सबसे आगे कौन राज्य था? कम से कम हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा, जैसे इनके राजस्थान में अत्यंत वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि यह मर्दों वाला प्रदेश है। और इनके नेता, कोट कर रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि राजस्थान में बलात्कार के 56% तक, कितना एक्यूरेट, 50 भी नहीं बोला, 56% मामले फर्जी होते हैं। हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। ज्ञान GYAN का भी फुल फॉर्म बताया है अपनी तरफ से। इससे पहले भी 4 जातियों की बात पीएम कर चुके हैं आलोक शर्मा जी। पीएम कहते हैं कि महिलाएं, युवा, किसान और गरीब वो जातियां हैं। आप कह रहे हैं ये जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि जाति जनगणना का आप लोग ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं हर जगह। बीते दिन भी राहुल गांधी एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ जाति जनगणना। जाति के आधार पर ही वोट मिल सकते हैं, ये इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग चुनाव के एन पहले जाति जनगणना पर इतना जोर दे रहे हैं। मैंने दोनों चीजें कही, जाति भी कहा और धर्म भी कहा मैंने। और जिस तरह से 8-8 जातियों के लोगों को फोटो लगाकर और लोगों को कहा गया कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई हो। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जातियां बताई होंगी। पहली सरकार है जो ये कहती है कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी बना दिए, फलाने बना दिए, ढिकड़े बना दिए। ये पहली सरकार है। तो जाति के नाम पर कौन वोट मांगता है वो पूरा देश जानता है। हम जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसके लिए तमाम बीजेपी के घटक दल भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और 2011 में हुई भी थी, और 2011 के आंकड़े ये दबाकर बैठे हुए हैं। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय में अब बहुत लंबा समय हो गया। अगर कुछ जातियां ओबीसी में भी पीछे रह गई, कुछ SC ST में भी कुछ वर्ग पीछे रह गए, तो उनको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, और अपना क्लियर स्टैंड करे बीजेपी कि हम किस तरह से उनको आगे लेकर आएंगे। क्या आपके पास कोई प्लान है? आज आर्थिक और सामाजिक विषमता लगातार बढ़ रही है और 10 साल में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है। जिस तरह से रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हुआ है ये पूरा देश जानता है। अब बात आती है वापस 2015 के कौन कौन से वायदे थे जिनके ऊपर मोदी जी कहेंगे कि मैंने ये काम कर दिए हैं। मेरे वायदे थे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी। जिस तरह से डबल किसान की आम की आय की बात की 2022 में, और उसके बाद कहा कि सबके घरों के ऊपर छत मिल जाएगी। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सुधांशु भाई ने कही, मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दें जिस पर यह लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए। मुझे कहीं पर भी दिखा दें वो 4 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैंने बताया 75.51 लाख मकान बने, और उसमें से ऑक्यूपाइड है 71.39 लाख। 4 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया मुझे बता दीजिएगा। जल जीवन मिशन आवास योजना में 4 करोड़ एक एक करके देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो फिर बताइए कौन सी वेबसाइट पर आज तक के दर्शक भी देखेंगे। सुनिए, आए बाएं बोलने से काम नहीं चलता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला है लाइए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव।
फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर का दिया गया बयान यहाँ पर ये है। विशेष और यहाँ विषय पे विशेष नहीं, ये टीवी डिबेट में नहीं, मैं फिर फ्लोर ऑफ द कहूंगा, हाउस पे दिया गया आप बयान मुझे सोर्स बता ऑथेंटिक दीजिए। होता है चलिए, किसी authentic भी है। आपके मीडिया के सोर्स से। मैं फिर ये कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है मैं और फिर मैंने कहता आपको हूं, कोट कर दिया। मैं कहता अगर हूं, आपके किसी सांसद ने उस पर आपत्ति की हो मैं फिर दिखाइएगा, कहता हूं, नहीं तो अभी भी आप लाइए कि उन्होंने गलत बोला है। फिर और मैं एक और बात बोलूं, एक पॉइंट करके एक पॉइंट और करके आपने बताया ना, पहला मैं पॉइंट उत्तर दे बोला। देता इस पर हूं। आपने सरेंडर कर दिया ना। नहीं, मैंने नहीं किया, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने surrender। फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा। फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी झूठ बोला जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है। विशेषाधिकार नोटिस हनन देना चाहिए। अरे भाई, नोटिस नहीं विशेषाधिकार दे रहा है। हनन, इसका मतलब विशेषाधिकार हनन अगर नहीं आएगा तो आप सोर्स नहीं बताएं। नोटिस दिया। आप मुझे केवल बता दीजिए 4 करोड़ मकान बने, उसकी लिस्ट कहां पर अवेलेबल? अब एक और पहली चीज नहीं, मैं दूसरी बता रहा हूं, दूसरा बता रहा हूं मैं। पीएम आवास का मैंने बताया, मैंने आंकड़े, मैंने आपको आंकड़े कोट किए। नहीं भाई, मुझे बता दीजिए। अरे सुनिए, मैं अरे एक भाई, और अरे उस पर एक जवाब है। सुनिए, मैं एक एक उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बनाई। ये पंडित नेहरू कौन थे भाई? उन्होंने ये नाम क्या आ गया? पंडित किसने लगाया? उनके किसी पंडित भी लगाना एक अलग बात है, जवाहरलाल और जाकर ये नेहरू कहना मैं ब्राह्मण हूं, मुझे वोट दे बारी दीजिए। बारी। दोनों में चीजों में फर्क है। बारी बारी। सर चिल्लाने लगे। नहीं, मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं। आज चैलेंज तक अभी कर रहे, 4 सुनिए तो करोड़ पूरी बात, मकान फिर दिए, जवाब ले लेंगे। उसकी लिस्ट देश की जनता के सामने 4 रख करोड़ दीजिए। की लिस्ट मैं 40 बोल मिनट के कार्यक्रम में नहीं बताई। अरे भाई, आप सोर्स बता दीजिए कहां पर है वेबसाइट फ्लोर पर। ऑफ द हाउस बोल दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप लोग, आपकी सरकार तमाम झूठ बोलती है, तो आपके नेता को तमाम झूठ बोलती है। देना चाहिए। अब वो भी समय आएगा। वो बोल ले, फिर अगले पॉइंट क्या पे सोर्स नहीं नहीं मिला, मिला करने पे, सोर्स नहीं मिला। अब ठीक नहीं है, बात कर आलोक, रहे। एक सेकंड रुक आप पूछ लीजिए ना, सोर्स कहां है? अरे उसका सोर्स जवाब मैंने तो सुनिए। संसद को कोट कर दिया। अब संसद- सुनिए, दूसरी बात, ये पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे, ये किसने बताया? और तो छोड़िए, अपनी जाति तो छोड़िए, गोत्र बताने वाला पहला नेता कौन? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर में जाकर निकल के बताया कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हूं, और आज आके कह रहे जातियों, और 2023 में कहते अब पिछड़ों की जात का जनगणना करो। क्या पलटी मारते हैं, जैसा सुविधा मिले। इसीलिए उलटते पलटते आज स्थिति हो गई है कि जनता का आप पे विश्वास समाप्त हो गया है। एक वो थे, एक ये थे। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट्स पर नहीं है, ये सुधांशु जी पूछ रहे हैं। जाति नहीं बताया क्या उन्होंने? देखिए अंजना जी, आपके नाम के आगे ओम कश्यप किसने लगा दिया, मेरे आगे शर्मा किसने लगा दिया? सर्टिफिकेट पे, क्या? ये सर्टिफिकेट पे, ओम मेरे पिता का नाम है। वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। तो ये परंपरा रही ये है हमारे नहीं है। सर्टिफिकेट पे। वो जात नहीं है। मैं वो फिर कहूंगा, अगर कश्यप से भी देखेंगे, त्रिवेदी से देखेंगे, वो अलग है, से नाम देखेंगे, लगाना additional ऑलरेडी इंडिकेशन है। लेकिन उन्होंने कभी ये कहा हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे वोट दे दीजिए, तो वो इंसिडेंस बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा। पहली चीज। राहुल दूसरी गांधी चीज ने तो बताया। यार, फिर वही आप बातों जनेऊधारी को बातों ब्राह्मण। बातों ठीक का है, अब आलोक पलटिए जी को मत, बोलने दीजिए। बातों को पलटिए मत। पलटिए मैंने कहा, मत। पहले अगला प्रधानमंत्री है जिसने अपनी जाति बताकर पीएम आवास वोट योजना के मांगा। बाद अगला इशू। पीएम आवास योजना के आंकड़े का सोर्स मैं अगले 4 दिन तक इंतजार करूंगा कि मुझे बताया जाए कि 4 करोड़ रोज मकान किसने और कहां बनाए, कौन से विभाग ने बनाए और कहां पर अवेलेबल है। आरटीआई 2-3 बार लगाई गई तेज सिंह की तरफ से, कहीं पर उत्तर नहीं मिला। पहला सवाल। दूसरा, जल जीवन मिशन में कहा गया कि 15 करोड़ लोगों को नल मिल गए। मैं उसका भी सोर्स जानना चाहता हूं, क्योंकि 2 जुलाई 2023 को जो आंकड़ा दिया गया जल मंत्रालय की तरफ से, वो मेरे सामने है, और उसमें यह कहा गया कि 1,68,000 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमने पानी के कनेक्शन उसमें दे दिए। और जब सर्टिफिकेट इशू करने की बात आई तो 58,562 सर्टिफिकेट इशू किए। ये इतना लंबा चौड़ा जो गैप है, और कहा जाता है कि 15 करोड़, 14 करोड़, 12 करोड़, जिसके मन में जो आता है बीजेपी वालों के आंकड़े देके चले जाते हैं। मुझे उसका भी सोर्स बताया जाए, कितने जल के कनेक्शन दिए गए। दूसरी चीज, एक अंतिम चीज कहना चाहता हूं, अंतिम चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा कि किस राज्यवार महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। राजस्थान का केवल 1 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 1 महीने में क्या हुआ है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने किस तरह से गाड़ी के नीचे 2 दिन पहले एक महिला को रौंदा है, और कितने अत्याचार पिछले 1 महीने में बढ़े हैं, जरा उसी की आप केवल बानगी भर देख लीजिएगा। आपका कहना था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार 2023 और 2013 के आंकड़े में 23.31% महिलाओं पर अत्याचार, लगभग 1.5 हो गए हैं। ये हमने तो आंकड़ा नहीं दिया था। ईपीएफओ के आंकड़ों की बात आप बार बार करते हैं। ईपीएफओ में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जबरदस्ती, आपको इंस्पेक्टर को आप पूरी तरह से कहेंगे कि साहब इसको यहां पर इस फला कंपनी को भी ले आओ, फला कंपनी को भी ले आओ। केवल ईपीएफओ के आंकड़ों से आप ये कहें कि रोजगार मिल गए हैं। क्या वो नए रोजगार हैं? क्या उनमें से पहले लोग रोजगार में नहीं थे? आप पहले रोजगार में कोई व्यक्ति था और उसने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो क्या आप उसको और रोजगार मानेंगे? दोनों पर अब तीनों बिंदु पर जवाब दीजिए।
फिर कैसे आप कह रहे हैं कि कितने पीएम ने सुंदर कहा आंकड़े है? देते हैं, दर्शकों से कहता हूं तीसरी देखकर बार जमाना मोदी बैक सरकार। करिए। अभी क्या बोले कि जवाब यह दिया गया है कि 1,68,000 गांवों में नल की उपलब्धता कराई गई है और 58,000 घरों में। गजब है साहब, 1,68,000 गांव पूरी तरीके से हो गए हैं और कनेक्शन 58,000। मैंने यही तो कहा कि इतना गैप क्यों है? अरे भाई, सर्टिफिकेट अरे भाई मेरी बात तो अच्छा, सुनिए, जवाब- मेरी बात तो जवाब सुनिए ना। सुनिए आलोक। इसका मतलब तो 1,68,000 तो होने चाहिए थे अगर गांव में एक कनेक्शन भी होता। 1,68,000 गांवों में 58,000 कनेक्शन होने से सारे गांव कैसे पूरे हो गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आए बाएं साएं के कोई भी ये लोग ले आते हैं डाटा और उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं। यही इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्या, देखिए मैं आलोक, भाई, मैं आपसे आंकड़ा कहूंगा, आपका है, मैं तो नहीं, नहीं, आंकड़े की तारीख आलोक जी, बता रहा हूं, आलोक किस जी, तारीख को आपके आलोक मंत्रालय जी, ने जवाब आलोक जी, दिया है। सुनिए, मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जो टीम है, समस्या क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी फ्लोर द हाउस से बोला था कि वो आपके नेता ट्यूटर की तरह से बोल देते हैं जैसे चलिए, आप मैं तो सुधांशु भाई, मैं गलत हूं। आपके मैं जवाब रिसर्च दूं। अनुभाग बोलें, से यह बोलें। अनुरोध करूंगा कि कम से कम थोड़ी ईमानदारी से जाके सारी बातों को चेक कर लिया करे और जब बोला करे तो ये ध्यान कर लिया करे कि 27 रुपए आप कह रहे हैं, 22-23 रुपए तो ऐसे ही जा रहा है, उसके बाद आप कहते हैं 27 रुपए की कुल आमदनी रह मैं उत्तर गई। छोटा सा इसलिए दे मैं ये बात कहना चाहता हूं और एक और मैं बात कहना चाहता हूं। देखिए सारी बातें अपनी जगह हैं, सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी की, जनता का विश्वास किस आधार के ऊपर आता है। जो मोदी जी ने कहा कि मक्खन पे लकीर सब खींचना चाहते हैं, और ये जानते क्या है, ये वही 20वीं शताब्दी की राजनीति है, जाति में बांटो वोट पालो, मक्खन पे लकीर है। मगर जब ज्ञान की बात कही कि गरीब है, युवा है, नारी है और किसान है, इसके बीच में खड़े होकर ईमानदारी से जाकर उनके लिए काम करना, यह होता है पत्थर के ऊपर लकीर बनाना। क्योंकि जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो इनके लिए यही कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो आज करोड़ों घरों तक पहुंचाया। इसलिए ये मक्खन वाली ही राजनीति में पड़े हुए हैं कि थोड़ो इधर उधर, थोड़ा इधर ये हिस्सा इसके साथ, ये इसका इसके साथ, इतना वाला हमारे साथ, और हो गया अपना काम। जात वाले मक्खन पर आप अपनी आरी चलाना चाहते हैं देश पर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। फिर भी पीएम आश्वस्त है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मैंने तमाम आंकड़े सामने रखे और एक एक आंकड़े को मैं आज कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं सर? बता रहा हूं मैं उस जवाब पर तो भी दीजिए उस पर उस भी पे। आ रहा हूं ना। मोदी जी धर्म की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं या कोई जाति की पॉलिटिक्स वो क्यों पूछा करता मैंने है? उनसे राम मैं फिर मंदिर। कहूंगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि हम आज जाति की जनगणना की क्यों मांग कर रहे हैं, कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन अगर कोई मक्खन पर लकीर खींचता है तो उस सरकार का नाम है मोदी सरकार। वो केवल और केवल जब विपक्ष में होती है तो कहती है कि लव लेटर नहीं लिखने चाहिए और फिर बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं। जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, टैक्स पर बात कीजिए, टैक्स कम होने चाहिए, उन्होंने हमेशा टैक्स बढ़ाकर डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से अपनी सरकार चलाई। 1991 के बाद से जितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ उसका 72% केवल मोदी जी की सरकार ने किया। जितना डिसइन्वेस्टमेंट, जितनी कंपनियों को बेचा गया, उसका 72% केवल इस सरकार ने 9.5 वर्षों में किया। इसको कहते हैं कि कर्ज लेकर सरकार चलाओ, आरबीआई से 2,26,000 करोड़ लेकर सेक्शन 7 में सरकार चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी की बात मत करो, टैक्स बढ़ा दो, टोल बढ़ा दो और उसके बाद इनकम टैक्स में 1 रुपए की रिबेट मत दो। मुझे लगता है कि इसको कहते हैं कि किस तरह से मक्खन के ऊपर लाइन खींचना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप तमाम आंकड़ों की भी बात करेंगे तो आपके सामने मैंने तमाम आंकड़े रखे और एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो गलत। अब मक्खन पे माठा करें? नहीं, वापस आता हूं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता लीजिए। हूं। और मोदी साहब का मुझे चाय पर चर्चा का इंटरव्यू याद है कि काला धन आएगा और सबसे पहले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अकाउंट में, क्योंकि उनका टैक्स का पैसा तो यूं ही कट जाता है। और मुझे याद है कि अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि 2.5 लाख की इनकम टैक्स की लिमिट, 5 लाख उस समय पर मांग करते थे। आज 9 साल हो गए, 2.5 लाख की लिमिट 2.5 लाख के ऊपर क्यों है? सीएजी की कितनी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अंदर तमाम अनियमितताएं आ रही हैं। आयुष्मान भारत हो चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, एक जांच आप लोगों ने नहीं कराई है। और जांच से आप लोग इसलिए भागते हैं कि भ्रष्टाचारियों को अपने यहां पर आप वॉशिंग मशीन में धोकर ले लेते हैं। एक जवाब इस पर सुधांशु जी, फिर कंक्लूडिंग सवाल मुझे एक एक तीखे आप दोनों से पूछने। सुधांशु जी जवाब दीजिए। एजेंसियां आपके हाथ में तो सारे केस आपके हाथ में, जिसका मन करता है कान अमेटते हैं, जिसका मन इनका करता कम बार है उत्तर गले देता लगा हूं। लेते हैं। ये कहते हैं जातिगत जनगणनाएं चाहते हैं और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर
कर्नाटक के कह चुके हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम विरोध करेंगे। अब आपको सोर्स बताता हूं। राज्यसभा के अंदर खड़गे जी जब बोल रहे थे तो नेता हमारे संसदीय मंत्री कैलाश जोशी ने खड़े होकर कहा कि आपके डिप्टी सीएम ने तो ये बोला है कर्नाटक में। तो जानते हैं खड़गे जी क्या बोले? ये सदन की कार्रवाई में है। खड़गे जी क्या बोले? अरे वो तो आप ही लोगों के साथ हैं। तो हम लोगों ने कहा मतलब कहने का क्या हुआ, हमारे साथ है? नहीं नहीं नहीं, वो दलित नहीं है, तो वो इसलिए उस कास्ट के साथ हैं। भाई ये मक्खन पे माठा हो रहा है कि नहीं? अब दूसरा उत्तर देता हूं। जो दर्शक हमारे उनको बता दें कि ये कर्नाटक में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया है कास्ट सेंसस पर, जिनका वो कॉन्टेक्ट। मैं फिर कहूंगा, मैं छोटा सा अब उत्तर यहां पर दूसरा दे नहीं, देता हूं। यहाँ कास्ट सेंसस सर, पे मैं केवल ये कहना चाहूंगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हर मत हो सकता है। क्या आपके यहाँ पर एनडीए में कितने दल हैं? क्या अनुप्रिया पटेल नहीं कहती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या उसको आपने एनडीए से बाहर कर? हमारी पार्टी के अंदर की बात कह रहा हूं। सरकार में पार्टी में सरकार में 2 लोग अलग हैं। पार्टी में तो सब बंधक है, बोल ही नहीं सकता। सब देखिए साहब, आप बंदर आप लोगों का बन रहा है, सांसद नहीं बोल सकते। आप सर सुनिए, ईपीएफओ में कह रहे हैं अपने आप किसी से अकाउंट खुलवा देते हैं, उसमें वो आ जाता है। अच्छा, फिर एक एम्प्लॉयर भी आ जाता है और वो हर महीने डिपॉजिट भी कर रहा है। ये अद्भुत तर्क देते हैं। चलिए एक बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कहा 1991 के बाद जितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, कम से कम 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कांग्रेस की सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह लाए थे, वो ये लाए। अब इन्होंने कहा सीएजी के बारे में। सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में रखी जाती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। बोलिए कितना उन्होंने मंगवाया नोटिस? इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां पे आके डिबेट में कुछ भी टों टों सा आप लोग बोल के चले जाते हैं। अगर ये है तो सबसे बड़ी जो कमेटी है उसके चेयरमैन नेता प्रतिपक्ष हैं, जो किसी भी सीएजी की रिपोर्ट को बुला सकते हैं। मगर आज तक मैंने, जो खुद मैं सीएजी में मेंबर, उसमें पीएससी मेंबर हूं, नहीं बुलाया। प्रवक्ता लोग आके बोलने लगते हैं ये घोटाला हो गया, वो गड़बड़ हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर ये सारा फसाद खड़ा करना चाहता हूं। आखिरी 2 सवाल हैं, अब एक सवाल सुनिए आलोक जी ने। तो ये आप दोनों की डिशुम डिशुम होता रहता है। बड़ा प्रश्न आपके सामने यह है कि कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार चुकी है कि अकेले अपने दम पर हम मोदी को हैट्रिक बनाने से नहीं रोक सकते। सीएसजीएस का सर्वे बताता है कि जहां 14 से 15-18% वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम में 2014 पर आए थे बीजेपी के लिए, तो वहीं यह आंकड़ा 33% हो गया 2019 में। नरेंद्र मोदी आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज है। आप एक कंसेंसस फेस क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप सीट शेयरिंग में खुलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप लोगों की मजबूरी है, जेल से बाहर रहने और अस्तित्व को बचाने की भी मजबूरी है, फिर भी आप एक चेहरे पर कंसर्न। तीखा लगेगा आपको सवाल, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है अगर आपको चुनौती देनी है। देखिए, मुझे लगता है 2 सवाल के हिस्से हैं। फेस कौन होगा? गठबंधन की तमाम मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर चर्चा भी हुई है, इसके ऊपर तमाम तरह की राय भी आई है। और ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम फेस के ऊपर आपको कोई इंफॉर्मेशन या देश के दर्शकों को अभी दें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सांसद आकर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दूसरी चीज, क्या मोदी जी कहेंगे कि वो अकेले इतने हैं? वो तो वैसे कहते ही हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो हम कहना चाहेंगे, क्या 38 दलों में से 37 को आप छोड़ने जा रहे हैं अगर आपकी सरकार बन रही है तो? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम इंटरव्यू दे रहे हैं? अगर इस तरह से मोदी भरोसे पूरी बीजेपी होती चली जा रही है, क्या ये कल्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं है? सुधांशु जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आपके इंटरव्यू में कहा है कि जो नए प्रयोग हुए उसका सबसे पहला प्रयोग तो मैं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं किसी भी पद पे नहीं रहा था। यह भारतीय जनता पार्टी की नैसर्गिक क्षमता है कि हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं। एक दौर में अटल जी थे जो सबसे बड़े नेता माने जाते थे, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। आज मोदी जी उनसे भी आगे बढ़कर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे आगे। इसलिए आज देश की जनता के सामने किसी राजनीतिक प्रयोग करने की परिस्थिति नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। केवल जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के साथ खड़े होने की आवश्यकता है।